अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का अपना 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ उर्दू में इसे कहते हैं नूरी तूले राह। इसका क्या मतलब होता है, क्या हम इसका कोई फार्मूला वगैरह बना सकते हैं? तो आज का ये लेक्चर इसी के बारे में है। आप देखिए, आपको पता है कि नूर की जो स्पीड है, यानी लाइट की जो स्पीड है, वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और किसी डेंसर मीडियम में वो स्पीड कम हो जाती है। जब नूर की इस रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अगर ज़्यादा है और किसी डेंसर मीडियम में अगर कम है, तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर लाइट वैक्यूम में पास करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और उतने ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसी लाइट को अगर किसी डेंसर मीडियम में पास करेंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, एकदम सिंपल सी, एकदम कॉमन सेंस की बात है। आप एक बार फिर से आप दोबारा से सुनिए इस बात को कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में ज़्यादा है, क्योंकि वैक्यूम में मतलब खला में नूर की रफ्तार ज़्यादा है, तो खला में नूर ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, वो ज़्यादा फासला तय करेगा। और नूर की जो रफ्तार है वो किसी डेंसर मीडियम के अंदर मतलब किसी कसीफ वास्ते के अंदर नूर की रफ्तार कम हो जाती है। जब कसीफ वास्ते में मतलब डेंसर मीडियम में नूर की रफ्तार कम है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डेंसर मीडियम में मतलब कसीफ वास्ते में कम फासला तय करेगा। तो वैक्यूम में ज़्यादा फासला कवर किया, डेंसर मीडियम में कम फासला कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में। ये दोनों जो अलग अलग डिस्टेंस, यानी वैक्यूम में ज़्यादा डिस्टेंस और डेंसर मीडियम के अंदर कम डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस के बीच में जो फ़र्क होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, नूरी तूले राह का मतलब होता है फासलों का फ़र्क, यानी नूर के ज़रिए वैक्यूम में तयशुदा फासला और नूर के ज़रिए किसी कसीफ वास्ते में तयशुदा फासला, इन दोनों फासलों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है, उस फ़र्क को नूरी तूले राह यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए डेंसर मीडियम, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, अब इस चीज़ को हमको एक इसको बेस बनाकर इसके लिए हमको एक फार्मूला मालूम करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम एक समझ लीजिए कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट हमको करना है। ओके, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम एक काम करेंगे, नूर की दो लहरें लेंगे या दो शुआएं लेंगे, दो रेज। एक है रे नंबर 1 और एक लेंगे रे नंबर 2। मान लो कि ये दोनों जो शुआएं हैं, ये एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट में से ये दोनों भी एक साथ निकले और आगे बढ़ने लगे। जब ये लोग आगे बढ़ने लगेंगे, तो अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ ना हो, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये दोनों भी हवा में से पास हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब दोनों भी साथ साथ में चलते रहेंगे क्योंकि एक ही मीडियम में से उनको गुजरना है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज लेकर आएंगे। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम रे नंबर 1 के रास्ते में एक इमेजिनरी एयर कॉलम का स्लैब जो है वो रख देंगे। एयर कॉलम का स्लैब मतलब एयर कॉलम से बना हुआ, यानी हवा से बना हुआ एक मुस्ततिल। आप देखिए, हवा के अंदर हवा से बना हुआ मुस्ततिल रखेंगे, मतलब एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो रे नंबर 1 के रास्ते में सिर्फ हवा है और वो हवा को आगे बढ़ना है, हवा ने आगे ट्रेवल करना है, हवा के अंदर ही रे नंबर 1 ने आगे बढ़ना है। ओके, उसी तरह से रे नंबर 2 के रास्ते में हम कांच का एक मुस्ततिल रख देंगे, यानी गिलास स्लैब रख देंगे। ये जो गिलास स्लैब हमने लिया, मान लो कि इसकी थिकनेस टी है, स्मॉल टी, और क्योंकि कांच जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसका कोई तो भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो कि वो एन है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, हमने रे नंबर 1 के रास्ते में एयर कॉलम यानी हवा से बना हुआ एक मुस्ततिल रखा। एक्चुअली वो सिर्फ तस्वुराती है, हकीकत में वो नहीं है। और रे नंबर 2 के रास्ते में हमने उतना ही बड़ा, उतना ही चौड़ा, मतलब टी थिकनेस वाला एक गिलास स्लैब जो है वो ला के रख दिया।
एयर कॉलम जो है रे नंबर 1 के रास्ते में जो रखा गया है उसकी भी थिकनेस टी है, और ग्लास स्लैब जो है जो रे नंबर 2 के रास्ते में रखा हुआ है उसकी भी थिकनेस जो है वो टी है। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, रे नंबर 1 जब पॉइंट ए पर पहुंचेगी, पॉइंट ए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर, यह आपको नज़र आ रहा है, यानी जो एयर कॉलम का जो मुस्ततिल है तस्वुराती, उसका जो पहला पॉइंट है, पहली जो सतह है वो पॉइंट नंबर ए है। उसी तरह से अगर आप ग्लास स्लैब का जो पहला पॉइंट देखेंगे वो ए डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा, और वो ये है कि रे नंबर 1 पॉइंट ए पर जब पहुँचेगी उतनी ही देर में रे नंबर 2 पॉइंट ए डैश पर पहुँचेगी। तो ए से पहले या ए डैश से पहले रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के बीच में ना तो कोई पाथ डिफरेंस होगा, ना ही कोई फेज डिफरेंस होगा, बराबर है, क्योंकि वो दोनों ने हवा में ही ट्रैवल करना है। इसलिए वो पॉइंट ए पर, अगर रे नंबर 1 पॉइंट ए पर पहुंचता है और रे नंबर 2 अगर पॉइंट ए डैश पे पहुंचता है, तो इस दौरान दोनों रेस के दरमियान, दोनों शुआओं के दरमियान किसी भी किस्म का ना कोई फ़र्क राह होगा, ना पाथ डिफरेंस होगा, और ना ही कोई फ़र्क हैयत यानी फेज डिफरेंस होगा। ओके, अब मान लीजिए कि रे नंबर 1 को पॉइंट ए से निकल कर टी थिकनेस ट्रेवल करने के लिए, मतलब जितना बड़ा वो एयर कॉलम है टी थिकनेस वाला, उतना फासला कवर करने के लिए उसको डेल्टा टी का टाइम लगा, डेल्टा कैपिटल टी। ओके, तो अगर उसको पॉइंट ए से टी थिकनेस कवर करने के लिए अगर उसको डेल्टा टी का टाइम अगर लगता है, तो इसका मतलब ये होगा कि रे नंबर 1 की जो रफ्तार होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस है स्मॉल टी और टाइम है डेल्टा टी। इसका मतलब रे नंबर 1 के लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा सी इज़ इक्वल टू, मतलब नूर की रफ्तार सी है हवा में, तो सी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस यानी स्मॉल टी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूले को आप अपने जहन में रखिए। अब आप रे नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। रे नंबर 2 के अंदर देखो क्या होगा। रे नंबर 2 में जब रे नंबर 2 पॉइंट ए डैश को क्रॉस करके अंदर जाएगी, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाले कांच को में से गुजरना है, और हमको मालूम है कि कांच के अंदर उसकी स्पीड कम हो जाती है। मान लो कि कांच में उसकी वेलोसिटी v है। अगर उसकी वेलोसिटी v ले लेते हैं, तो जब रे नंबर 2 गिलास स्लैब यानी कांच के इस मुस्ततील को जब वो क्रॉस करेगी टी थिकनेस वाले को, तो उसको यहाँ पर भी कुछ तो भी वक्त लगने वाला है। तो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो होगा v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस स्मॉल टी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि टाइम जो हम लोग ले रहे हैं वो डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। आप देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कांच जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि n है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, यानी खला में नूर की रफ्तार अपॉन कांच में नूर की रफ्तार। तो इस तरह से n इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी यहाँ पर n का जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो हो जाएगा c अपॉन v। अब आप इस पर से v की वैल्यू बना सकते हैं। v यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कांच, कांच के अंदर उसकी रफ्तार, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन n। ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, v इज इक्वल टू c अपॉन n, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वो जो कांच का जो मुस्ततील है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उर्दू में इन्हिराफ नुमा भी कहते हैं और इनेताफ़ी इशारिया भी कहते हैं। ये दो अल्फाज आप उसके लिए याद रखिए। अब आप एक चीज़ देखिए कि रे नंबर 2 जो है जिसको कांच के स्लैब में से गुजरना है, उसके लिए अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करें तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप एक काम कर सकते हैं, डिस्टेंस को वहीं रहने दो, वेलोसिटी और टाइम को इंटरचेंज कर लो, तो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब टाइम है डेल्टा टी, तो टाइम डेल्टा टी के लिए फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू टी अपॉन वी। ओके, अब आप देखिए v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कांच में नूर की रफ्तार, उसको हमने अभी ऊपर ही देखा था कि उसकी वैल्यू होती है c/n,
इसका मतलब जब डेल्टा टी में आप v की वैल्यू ला के रख दोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन v जो है उसकी कीमत है c बाय एन, उसको c बाय एन रख दिए। अब आप n को ऊपर शिफ्ट कर दो, जैसे आप n को ऊपर शिफ्ट करेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल टी अपॉन c। ये हमारी इक्वेशन 1 है। आप याद रखिए ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर रे नंबर 2 ने कांच का जो गिलास यानी वो जो मुस्ततील है, कांच का जो मुस्ततील है यानी गिलास स्लैब जो है उसको उसने क्रॉस कर लिया, उसको उबूर कर लिया। ओके, एक बार फिर से आप सुनिए, डेल्टा टी जो है ये वो वक्त है जिसमें रे नंबर 2 यानी नूर की शुआ नंबर 2 ने कांच के मुस्ततील को क्रॉस किया है। ओके, कांच के मुस्ततील की जो चौड़ाई है वो टी है, तो टी चौड़ाई वाले कांच के मुस्ततील को क्रॉस करने के लिए नूर को इतना टाइम लगेगा, डेल्टा टी टाइम लगेगा। फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू एन टी, एन इंटू स्मॉल टी अपॉन सी। यहाँ पर एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी का मतलब है थिकनेस यानी कांच के स्लैब की चौड़ाई, और सी जो है वो नूर की रफ्तार है वैक्यूम में। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि डेल्टा टी का जो टाइम है ये वो टाइम है जिसके अंदर रे नंबर 2 ने कांच के स्लैब को क्रॉस किया, ओके, उतनी चौड़ाई को। लेकिन अगर हम रे नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो रे नंबर 1 का मामला कुछ ऐसा आ जाएगा। रे नंबर 1 के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ रे नंबर 1, क्योंकि रे नंबर 1 कांच गिलास में सॉरी वैक्यूम में है, खला में है, हवा में है, तो उसको सी से डिनोट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की जगह पर आप सी ले सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब रहेगा डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 यानी रे नंबर 1 का तयशुदा फासला और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो हमने वही लिया है जो पहले टाइम लिया था रे नंबर 2 के लिए, तो डेल्टा टी लेना पड़ेगा। तो सी इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे नंबर 1 अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब इस पर से अगर आप डेल्टा टी को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, ये जो यहाँ पर कीमत हमको मिली इसको आप इसमें आप डेल्टा टी की कीमत ला के रख सकते हैं, यानी जो ऊपर हमने डेल्टा टी की कीमत बनाए थे वो वैल्यू यहाँ ला के रख दो। जब आप वो कीमत यहाँ ला के रखेंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी की जगह पर आप ले सकते हैं एन टी अपॉन सी। अब जाहिर है सी से सी कट जाएगा और इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 इज इक्वल टू एन इंटू टी। तो अब आप एक चीज़ देखिए, रे नंबर 1 जो है उसने जो फासला कवर किया है डेल्टा टी टाइम के अंदर वो है एन इंटू टी, और डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 2 जो है वो सिर्फ टी है। रे नंबर 1 का फासला एन इंटू टी है, एन इंटू टी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, एन इंटू टी इतना डिस्टेंस रे नंबर 1 ने कवर किया है, जबकि इतने ही टाइम के अंदर रे नंबर 2 जो है उसका कवर किया हुआ डिस्टेंस जो है वो सिर्फ टी है। इसका मतलब अगर हम दोनों मतलब खला में और कांच में तयशुदा फासलों का अगर फ़र्क लेना है तो हमको पहले यहाँ पर खला जो है यानी वैक्यूम जो है या हवा जो है उसमें रे नंबर 1 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा और कांच में रे नंबर 2 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा या ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 माइनस डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 2। इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 1 है एन टी और डिस्टेंस ऑफ रे नंबर 2 है टी। इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन टी माइनस टी। आप दोनों में से टी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप टी कॉमन निकालेंगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पर एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास और टी का मतलब है थिकनेस ऑफ गिलास स्लैब। ये फॉर्मूला है नूरी फ़र्के राह के लिए या नूरी तूले राह के लिए, यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होती है उसके लिए ये फॉर्मूला है। इस तरह से हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है उसका कंसेप्ट भी समझ सकते हैं और उसके लिए फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंसेप्ट को हम यूज़ कब करेंगे और कहाँ करेंगे, क्या इसकी कहीं हमको ज़रूरत पड़ने वाली है? तो डेफिनेटली बहुत ही एडवांस टाइप के जो सवालात होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के उसमें ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। ये फार्मूला उस वक्त अप्लीकेबल होगा
जब हमको ये बोला जाए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो अलग अलग स्लिट्स यूज़ करते हैं S1 और S2, उनमें से किसी एक स्लिट को अगर ग्लास स्लैब से ढक दिया जाए, ओके, ग्लास स्लैब से या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से अगर उसमें से किसी एक स्लिट को अगर ढक देते हैं, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होगी, फ्रिंजेस कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें क्या डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। इस तरह के जो सवालात हैं उनको हल करने के लिए ये कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा वही वाला टॉपिक रहेगा, यानी हमारा वही वाला सवाल अब हमको करना है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि यंग के तजुर्बे में नूरी तूले राह का क्या इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए देखिए सबसे पहले जो फिगर हम लोग यूज़ करेंगे वो आपके सामने है। आप देखिए आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, यानी दो सुराख हैं, उनके बीच का फासला स्मॉल d है। और ये दोनों जो डबल स्लिट्स जो हैं तो इनसे कैपिटल D फासले पर एक पर्दा रखा हुआ है। उस पर्दे का जो सेंटर है वो B0 है, जो कि डेफिनेटली मरकज़ी रोशन नुक्ता होता है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है। वहाँ से y दूरी पर एक जनरल पॉइंट है P। ओके, वो जो जनरल पॉइंट P जो है वो डार्क भी हो सकता है और वो ब्राइट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है वहाँ पहुँचने वाली नूर की दो शुआओं के दरमियान फेज डिफरेंस पर या पाथ डिफरेंस पर। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, जो रे नंबर 1 है जो S1 से निकलकर P तक जा रही है और दूसरी रे है S2P, यानी जो S1 से निकलकर P तक जा रही है, तो हम एक काम करेंगे, हम कांच का एक स्लैब लेंगे, एक ग्लास स्लैब लेंगे, कांच का एक मुस्ततील लेंगे और उस मुस्ततील को हम रे नंबर 1 जो है मतलब S1P जो है, पहले वाला जो स्लिट है S1, उसके रास्ते में रख देंगे। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, आप देखिए एक बार, ये जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है, हमने S1 से निकलने वाली जो रे है उसके रास्ते में कांच का एक मुस्ततील रख दिए, एक ग्लास स्लैब रख दिए। जब आप यहाँ पर कांच का एक मुस्ततील रख दोगे तो फिर S1P जो रे है उसका डिस्टेंस जो है वो बदल जाएगा और S2P जो है वो तो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है या जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा इस कांच के मुस्ततील को रखने की वजह से। यानी ग्लास स्लैब जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे ही पार्ट डिफरेंस जो है S1P और S2P का वो चेंज होने वाला है। अब हम वो पार्ट डिफरेंस मालूम करेंगे। तो आप देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले पिछले सवाल के अंदर मतलब पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि अगर किस कांच के यानी अगर हम नूर के रास्ते में, लाइट के रास्ते में अगर हम एक ग्लास स्लैब ला के रख देते हैं तो उसमें पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है और वो वैल्यू जो है वो होती है ये इसके बराबर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n-1 इंटू टी के बराबर। ओके, यहाँ पर n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, t जो है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। ओके, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा n-1 इंटू टी। ये हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ के कंसेप्ट पर से ये फार्मूला डायरेक्टली लिख लिया, जो इसको हमने अभी पिछले आर्टिकल में इसका डेरिवेशन भी किए थे। ओके, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया n-1 इंटू टी। अब यहाँ पर आप वापस इस फिगर में दोबारा से देखिए, इस फिगर को देखकर एक और चीज़ समझ में आ रही है कि S1P और S2P के बीच में अगर हम पाथ डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका भी है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है। हम ज्योमेट्रिकल मेथड से एक काम करेंगे, पॉइंट S1 से जो रे S2P है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो S1 से अगर हमने S2P के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डाला तो वो पॉइंट E पर आके टकराएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो जैसे ही हम S1 से E तक, यानी अब हमको सिर्फ ये जो छोटा सा जो ट्रायंगल है इस पे गौर करने का है। तो S1 से हमने E तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है S2ES1। एक बार फिर से देखिए, ट्रायंगल S2ES1। इस ट्रायंगल में S1E
और S1 S2 इन दोनों के बीच में, S1E और S1 S2 इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, यहाँ पर एंगल जो है ये एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन होगा दोनों रेज के बीच में, तो ये एंगल थीटा है। अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ S1P और S2P के बीच में, तो डेफिनेटली वो पाथ डिफरेंस होगा S2E के बराबर। S2 से लेकर E तक का जो फासला है, तो यही फासला पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फिर हम इस ट्रायंगल में, मतलब S2E S1, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू S2E अपॉन S1 S2। ओके, S2E इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2E यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस S1 S2 है। ओके, तो यही वाली चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखिए कि हमने उस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाले। साइन थीटा की वैल्यू आ गई S2E अपॉन S1 S2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू S1E की वैल्यू है डेल्टा एक्स, क्योंकि वही पार्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स S2E के बराबर, और S1 S2 का मतलब स्मॉल डी है। ओके, तो इस तरह से डेल्टा एक्स अपॉन डी आ गया। अब आप डी को उधर शिफ्ट कर दो। जब आप डी को उधर शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आप देखिए, आपके पास अब दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टी, और इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप n माइनस वन टी जो है, ये जो वैल्यू है डेल्टा एक्स की, इसको कंपेयर कर सकते हैं डी साइन थीटा से। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिलेगी n माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा जो है, ये कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है, ये बहुत मामूली एंगल होता है, बहुत छोटा सा एंगल। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लिमिट का एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और वो लिमिट का फार्मूला ये था कि इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा मस्ट बी नियरली इक्वल टू टेन थीटा। यानी ये जो साइन थीटा है, इसको आप हटाकर इसकी जगह पे टेन थीटा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, तो हमने देखा कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा अगर यहाँ ले लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, n माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा। लेकिन उस फिगर में, मतलब ओवरऑल ये जो हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर के अंदर वापस आओ। इस फिगर के अंदर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको पॉइंट ओ से पॉइंट B0 को अगर आप मिला देते हैं, जस्ट इमेजिन करो आप कि मान लो आपने पॉइंट ओ को पॉइंट B0 से मिला दिया, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल डी। ओके, और अब आप पॉइंट ओ को पॉइंट P के साथ मिला दो, तो पॉइंट ओ को जब आप P के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, और पॉइंट ओ पर बनने वाला जो एंगल होगा तो वो एंगल होगा थीटा। तो टेन थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आना चाहिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन डी। ओके, y अपॉन y मतलब P से लेकर B0 तक जो है ये अपोजिट साइड होगा, और O से लेकर B0 तक जो है ये एडजेसेंट साइड होगा। इसका मतलब O से लेकर B0 तक जो कि D है, कैपिटल D फासला है, ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हम टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं y अपॉन कैपिटल D। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पर आप देखिए, हमने ये इक्वेशन देखा था n माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन कैपिटल D। तो फॉर्मूला बन गया n माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन डी। ओके, और अब आप इस पर से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप स्मॉल डी और कैपिटल D को उधर शिफ्ट कर दो। जब आप उनको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टी इंटू डी कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। आप याद रखिए, ये जो फार्मूला है ये उस शिफ्ट को जाहिर करेगा जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जिस फासले से शिफ्ट होगा, मतलब ग्लास स्लैब रखने के बाद। जब हम ग्लास स्लैब
रास्ते में रख देंगे तो उस वक्त जो शिफ्टिंग होगी उस शिफ्टिंग को ज़ाहिर करने के लिए ये फार्मूला जो है ये उसी को ज़ाहिर करता है। y इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। दिस इज़ द फार्मूला फॉर शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन glass slab is introduced in the path of one light ray in यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें अगर आपने किसी एक स्लिट को अगर कांच से आप ढक देते हैं तो जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है वो वाई डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा, और वो वाई डिस्टेंस जिससे वो शिफ्ट होने वाला है उसकी वैल्यू इतनी होगी, y इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टी। टी इज़ द थिकनेस, कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, ओके, और स्मॉल d जो है वो इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, ये फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको यूज़ करके हम शिफ्ट मालूम कर सकते हैं। अब आप देखिए इसी कंसेप्ट को बेस बनाकर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी बुक में दिया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म विच व्हेन केप्ट नियर वन ऑफ द स्लिट्स शिफ्ट्स द सेंट्रल फ्रिंज बाय 5 मिलीमीटर फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 डिग्री एंगस्ट्रॉम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट। The refractive index of the material of the film is 1.1 and the distance between the two slits is 0.5 मिलीमीटर। ओके, आप देखिए इस सवाल का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है इंटरफ्रेंस पैटर्न इंटरफ्रेंस का, उसमें लाइट यूज़ किया गया जिसका तूले मौज 5400 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्लिट्स हैं उनमें से किसी एक स्लिट को एक थिन फिल्म से, मतलब एक पतली एक फिल्म से उसको ढक दिए। आप उसको समझ लो कि एक गिलास स्लैब बोल दो आप थोड़ी देर के लिए उसको, थिन फिल्म को, उसके साथ उसको ढक दिया गया। जिस थिन फिल्म से उसको ढक दिए उसकी वजह से जो सेंट्रल बैंड था, यानी जो सेंट्रल फ्रिंज थी या जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट था वो 5 मिलीमीटर से सरक गया, यानी उसका जो उसकी में जो शिफ्टिंग जो हुई वो 5 मिलीमीटर की हुई। जो थिन फिल्म इस्तेमाल की है उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.1। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 दिया हुआ है, और दोनों स्लिट्स के बीच का जो फासला है यानी जिसको हम स्मॉल d कहते हैं तो वो 0.5 मिलीमीटर है। हमको मालूम ये करना है कि वो जो थिन फिल्म है वो कितनी थिकनेस वाली होगी, यानी वो जो फिल्म आप यूज़ करोगे या वो जो गिलास स्लैब आप लगाओगे, अगर गिलास स्लैब बोलते हैं उसको, तो उसकी चौड़ाई मतलब उसकी थिकनेस जो है वो हमको मालूम करना है इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। आप देखिए ये सवाल, ये प्रॉब्लम जो है ये उसी कंसेप्ट पर बेस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑप्टिकल पाथ लेंथ का जो कंसेप्ट देखा था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले इसमें गिवन चीज़ें हैं, लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 5400 डिग्री एंगस्ट्रॉम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल यानी वो जो थिन फिल्म जो दिया हुआ है आपको उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.1, और जो शिफ्टिंग दी गई है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की वो 5 मिलीमीटर है। ओके, अब आप यहाँ पर ऐसा सपोज कर लो कि थिन फिल्म की जो थिकनेस है मान लो कि वो स्मॉल t है। ओके, और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो है मतलब B0 जो होता है तो वो पॉइंट P पर शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो y लेना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, उसकी वैल्यू हमको दी गई है वैसे। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का अगर कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करें तो हमको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी n माइनस वन इंटू टी। ओके, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू टी। यहाँ पर n का मतलब है 1.1, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1.1 माइनस वन इंटू टी। जाहिर है 1.1 में से आप 1 माइनस करेंगे वो हो जाएगा 0.1, तो 0.1 इंटू टी ये हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ या आप उसको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोल दो वो 0.1 इंटू टी होगा। ओके, अगर हमने टी उसकी थिकनेस अगर लिया तो ओके, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। ओके, अब हम देखते हैं कि
ये जो पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इसको अब हम बेस बनाकर यहाँ पर ज्योमेट्रिकली हम पाथ लेंथ जो है वो निकालेंगे। ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ की वैल्यू आ जाएगी S2P माइनस S1P। और जाहिर है ये S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बाय ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, यानी वो जो रे डायग्राम है उसको यूज़ करके आप कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू आ जाएगी y इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। y इंटू लैम्डा अपॉन डी, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। जब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू टी, मतलब जो पाथ लेंथ है ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू y की वैल्यू है 0.005 इंटू लैम्डा, उसकी वैल्यू है 5400 इंटू 10⁻⁻10। उसको जो डिग्री एंगस्ट्रॉम जो है उसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी 0.0005। अब आप ये सारी वैल्यूज़ को जो है सॉल्व करो तो आपको स्मॉल टी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 5.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ इसमें से कम हो जाएगा, हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻²-2 मीटर। 10⁻² से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 को तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाएगा, मतलब थिकनेस की वैल्यू आपको मिलेगी 0.054 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम थिकनेस ऑफ फिल्म मालूम कर सकते हैं अगर हमको मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी एक स्लिट को अगर उससे हम ढकते हैं तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पूछे जा सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म आपको दी गई थी, उसकी जगह पर मेन एग्ज़ाम के अंदर आपको गिलास स्लैब दिया जा सकता है, यानी आपको ये बोला जा सकता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें से दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को गिलास स्लैब से ढक दिया गया, और जब उसको ढक दिए यानी उसको बीच में रख दिए वहाँ पर, तो उसमें वो जो चीज़ जो वो जो हम गिलास स्लैब जो वहाँ पर रख देंगे उस गिलास स्लैब की थिकनेस मालूम करने का सवाल आ सकता है। ओके, तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके।